नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा, जहां पे आपको पता है कि मैं आपको दो सीरीज स्टार्ट किया हूं। पहला आपका 35 क्वेश्चंस का, दूसरा आपका कह सकता हूं 40 क्वेश्चन का, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन में क्या देखने को मिलता है। तो आप वहां पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चन, इकोनॉमिक, साथ में आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन 10-10 करके मिलते हैं। इसके अलावा एसपी पटवारी के लिए आपको पता है जो जनरल अवेयरनेस में आपको 35 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, साथ में साइंस और कह सकता हूं इसके अलावा आपको करंट अफेयर और आपको हिमाचल प्रदेश का जो स्टैटिक जीके है वो चीजें प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इसी चैनल के थ्रू आपको अदर चीजों की भी तैयारी कराई जा रही है, यानी आपके एचपी पटवारी में आने वाले जो और अदर सब्जेक्ट हैं उनकी भी तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप पहली बार चैनल से इन चीजों को देख रहे हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारे यहाँ से जो भी चीजें आपको मिले सारी चीजें टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे, तो और आप उसका फायदा उठा सको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फिर आपसे आज क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दे रहा। तो आपको पता है कि यहाँ पे कह सकता हूं कि पहला क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड है। तो आपको पता है पूछ रहा कि मनुष्य के हृदय में कितने पार्ट होते हैं, यानी कि कितने कक्ष होते हैं। तो सिंपल सा पहले आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हृदय का जो कह सकता हूँ कि पार्ट है, कितने पार्ट हैं, तो आपको ध्यान देना है कि वो आपके टोटल 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि वो आपके टोटल 4 पार्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चारों पार्टों को एक एक करके देखते हैं और फिर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपको किस तरीके से यहाँ पे ये जो हमारा हार्ट है वो आपका काम करता है। तो हम यहाँ पे इन चीजों को देखते हैं कि किस तरीके से ये आपका होता है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है, जितने भी यहाँ पे आपके जो जीव होते हैं सबके अंदर आपका अलग अलग क्या होता है, आपके हार्ट के पार्ट्स होते हैं। जैसे किसी में आपका कम होगा और किसी में आपका ज्यादा होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो होता क्या है आपको, तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझा रहा, आप इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा कि हार्ट के कितने पार्ट, हार्ट के टोटल आपके 4 पार्ट होते हैं, जिसमें यहाँ पे मैं 4 पार्ट में इसको कुछ डिवाइड कर दे रहा। अब याद रखिएगा, जो पहला पार्ट होता है ये वाला, ये आपका दायां हो जाता है। तो दायां कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका हो गया दायां। इसका पार्ट का, इन सारे पार्ट का अलग अलग नाम है। और सबसे ऊपर जो होता है, तो आपको याद रखना है सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको याद रखना है, वो उसको कहते हैं हम लोग अलिंद। क्या कहते हैं, अलिंद। और ये दाया है तो इसको हम क्या कहेंगे, दाया अलिंद। क्या कहेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग दाया अलिंद कहते हैं। क्वेश्चंस को मैं अभी आपको बताऊंगा। इसको कहते हैं हम लोग दाया निलय। और इसके अलावा सेम इसी तरीके से ये क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका बाया अलिंद और ये क्या होता है, बाया निलय। कैसे ये काम करता है, तो आपको ध्यान देना है। आपको पता होगा कि जो हमारा फेफड़ा, कुछ यहाँ पे मान लीजिए आपका फेफड़ा है, और फेफड़े से क्या होती है, जो आपकी ऑक्सीजन आती है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है। तो होगा क्या, इस ब्लड यहाँ पे आपकी दो प्रकार की आप कह सकते हो कि सिराएं निकली होती हैं। सिराओं का मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप क्या समझ लीजिए, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, जिसके अलग अलग नाम है। अब याद रखिएगा, एक आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई यहाँ पे दिख जाएगी, और यही आपका नीचे चला जाता है कुछ इस प्रकार से। और ये जब आपका नीचे जाएगा, फिर यहाँ से एक और सिरा आपकी इस तरीके से निकली जाती है और इस तरीके से एंटर करती है, और यहाँ पे जब अंदर जाती है तो यहाँ से हो करके फिर ये ऊपर की तरफ चली जाती है फेफड़ों में। और फेफड़ों में होने के बाद ये इसके ऊपर से जा रहा है। याद रखिए, ये 2D फिगर है, तो इसमें आपको थोड़ा सा चीजें कम समझ में आ जाती है, बट आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे वहां से क्या आएगा, यहाँ फेफड़ों से ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे दाएं अलिंद में एंटर करेगा, और दाएं अलिंद में आपको ब्लड आएगा कहाँ से, आप याद रखिएगा, ये ब्लड गया नीचे से ऊपर फेफड़ों तक। फेफड़ों में जो है आपका यहाँ से चीजें आपकी कह सकता हूँ कि ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा, और ये जो ऑक्सीजन होगा यहाँ तक आएगा, और ये फिर धीरे धीरे इस प्रकार से आपके नीचे चले जाता है। ये पाइप जो है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं धमनी। क्या कहते हैं, धमनी। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिरा। तो याद रखिएगा, जो धमनी है इसमें कैसा ब्लड होता है, तो आपको ध्यान देना है, जो ब्लड होगा उसमें आपका ऑक्सीजन मिला होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ, ये होता है ऑक्सीजनेटेड आपका ब्लड।
ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन आपका मिला हो। और ये क्या होगा? सीरा में क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो सीरा होती है इसमें ऑक्सीजन, अब नीचे से जब ब्लड जाएगा ना, तो याद रखिए इस ब्लड में आपका ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये सारी सेल्स में चली जाती है, कोशिकाओं में, जबकि यहाँ से जब फिर क्या होगा, आपका बाहर निकलना स्टार्ट होगा तो उसके अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो यहाँ पे होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? निम्न में से किसमें मतलब कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाता है या फिर रक्त का प्रवाह होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? धमनी, सिरा, और ये आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा, तो धमनी उसका आंसर हो जाएगा। और डीऑक्सी का मतलब जिसमें आपका, जिस ब्लड में आपका ऑक्सीजन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। ये चीजें ध्यान दीजिए। सबसे पहले एंटर करेगा आपका दायां लिंद, फिर आपका दायां निलय, फिर धमनी से आपका सिरा, सिरा के बाद बायां आपका अलिंद, बायां अलिंद के बाद बायां निलय, फिर ये फेफड़े की तरफ जाएगा, और फिर इस तरीके से ये सारे काम आपके होते रहते हैं। ये आपको ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। धमनी और शिरा का भी आपको मतलब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पाचन की शुरुआत हमारे बॉडी में कहाँ से होता है? पाचन की सारी प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो याद रखिएगा, जो हमारा पाचन होता है वो कहाँ से होता है? तो सबसे पहले हम मुख से भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अब याद रखिएगा, मुख से ग्रहण करने के बाद ये हमारे दांतों तक जाता है। दांतों को क्या करते हैं? दांत जो होते हैं वो आपको याद रखना है कि जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं वयस्क में, जबकि जो बच्चे होते हैं उसमें आपके 20 होते हैं। इसके अलावा दांतों का कभी सूत्र पूछ दिया जाता है तो बड़ों में होता है, यानी वयस्क में 2023, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके में 2022, यानी कि इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद दांत के बाद ये दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, और ये कहाँ जाती है? तो आपको ध्यान देना है, ये आपका मुंह के अंदर लार जो उपस्थित होती है, यानी कि जो टाइलिन होती है, इसमें ये आपका मिल जाता है। और टाइलिन में यहाँ पे भोजन बिल्कुल कह सकता हूँ जैसे कपड़े होते हैं ना, उसको धुला जाता है काफी ज्यादा सिकोड़ करके, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भोजन कह सकता हूँ लार के साथ पूरी तरीके से मिल जाता है, जो कि कायम कहलाता है। इसके बाद ये भोजन क्या जाता है? तो याद रखिएगा, ये जो भोजन है ये ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी कौन सा पार्ट है? ये जो ग्रसनी वाला पार्ट होता है, याद रखिएगा, ग्रसनी एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपकी भोजन नली और साथ में आपकी श्वास नली दोनों निकलते हैं। जैसे ही अगर मैं क्या सांस लूं, भोजन खाऊं, एक ही साथ मतलब भोजन करूं, तो क्या वो ग्रसनी में एक ही जगह होता है? तो ध्यान दीजिएगा, दोनों नली यहीं पे जाके लगती हैं। लेकिन याद रखिए, जैसे मैं आपको एक पाइप दिया, उसके अंदर दो प्रकार की चीजें, दो और छोटी छोटी पतली पतली पाइप है, तो याद रखिए एक पाइप बंद हो जाएगी तो दूसरे से सांस चली जाएगी। जब सांस वाली को थोड़ा सा रुकेगा तो इसके अंदर से आपका भोजन जाता है। तो ये अलग अलग होता है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आपका जाता है ग्रास नली में। कहाँ जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका ग्रास नली। ग्रास नली के बाद जाएगा आपका अमाशय में, और अमाशय के बाद ये कहाँ जाता है? तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं, ये चला जाता है आपका कहाँ पे? ये चला जाएगा आपका छोटी आंत में, और इस फिर चला जाएगा बड़ी आंत। कहाँ पे? तो आप याद रखिए, ये आपका बड़ी आंत, फिर ये क्षुद्रांत के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो क्या पूछता है आपसे? तो आपसे ये पूछता है कि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहा, आप ध्यान से सुनिएगा। मुख से एंटर करता है, दांत की संख्या पूछ देगा। बड़ों में 20, बड़ों में 32, छोटों में आपका कह सकता हूँ 20। फॉर्मूला 2023-2022। लार कहाँ? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? सर टाइलिन। इसके अलावा ग्रसनी कौन सा है? तो याद रखिएगा, ग्रसनी आपको याद रखना है। इसके अलावा ग्रास नली से पूछता है कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, तो आपको ध्यान देना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 होते हैं। अमाशय के अंदर पूछता है कि कौन कौन सी, कह सकता हूँ अमाशय के अंदर आपसे पूछता है इसका जो आकार है वो कैसा होता है। तो आपको याद रखना है, ये जे टाइप का होता है। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा एक और एंजाइम पाया जाता है जो होता है आपका पेप्सिन। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। एक और यहाँ पे रस पाया जाएगा जिसको हम बोलते हैं जठर रस। आपको ये इतनी चीजें ध्यान देनी है। जठर ग्रंथि भी यहीं पे पाई जाती है। अमाशय से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। छोटी आंत, तो छोटी आंत को छोटी आंत कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो आपको ध्यान देना है 6.25 मीटर। अब इतनी लंबी है, बट ये हमारी बॉडी में जो है कह सकता हूँ इस तरीके से घूमी हुई है, इसीलिए इसको छोटी आंत। अब ये बड़ी आंत की जो लंबाई आप सुन के चौक हो जाओगे, क्या होता है 1.5 मीटर। अब छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर,
जबकि बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। तो क्यों इसको बड़ी कहते हैं, क्यों इसको छोटी कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी आंत है उसका लंबाई कम है बट उसका जो डायमीटर है यानी कि व्यास है, मोटाई है, वो ज्यादा होता है। जबकि छोटी आंत का लंबाई ज्यादा है बट उसका डायमीटर कम है, व्यास कम है, चौड़ाई कम है, तो इसीलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। और फिर क्षुद्रांत के बारे में आप जानते हो किस तरीके से ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो क्या पूछा है कि बोला पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? सर मुख से होती है। अब मुख से पाचन तो अब आपके लिए डाइजेशन सिस्टम इजी हो गया। इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला ओजोन परत किस गैस से बनी है? ओजोन जो परत होती है मैंने आपको बताया था ये कौन से मंडल में पाई जाती है, तो मैंने आपको बताया कई सारे मंडल मैंने आपको बता रखा है, जिसमें ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन जो है तीन तरीके से लगेगा, एक ओ सिंगल ओ आपको मिलेगा, दूसरा आपको O2 और तीसरा आपको O3। तो याद रखिएगा जो O3 है ये है आपका ओजोन, O2 क्या है? ऑक्सीजन। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, वो कौन सा जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंगल ओ ही हम लिखते हैं। O2 का मतलब ऑक्सीजन और O3 का मतलब आपका ओजोन। तो आपको ध्यान देना है कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? बोला वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो टाइप के मैं आपसे यंत्र बताऊंगा और उसके अलावा जो चार ऑप्शन है चारों ऑप्शंस के भी आंसर बताऊंगा, ताकि आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो क्या पूछ रहा, वायु दाब को किससे मापते हैं? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो वायु दाब है उसको हम किस चीजों से मापते हैं? तो याद रखिएगा वायु दाब को हम यहाँ पे मापते हैं किस चीजों से? तो आप इसको याद रखिए, इसको हम नापते हैं एनीमोमीटर से। एनीमो का मतलब क्या होता है? हम वहां पे वायु दाब को मापते हैं। बैरोमीटर से क्या करेंगे? जो आपका वायुमंडलीय दाब है इसको नापते हैं। किससे? वायुमंडलीय दाब। और जो आपका थर्मामीटर है आपको पता है, इससे हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं, यानी कि ताप को मापेंगे। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी यंत्रों से रिलेटेड है। एनीमोमीटर आपने जान लिया। और याद रखिएगा हवा की जो गति होती है उसको भी एनीमोमीटर से ही मापा जाता है, और जो दाब होता है उसको भी एनीमोमीटर से। तो ये आपको ध्यान देनी है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? मैंने बताया अभी इससे क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। इसके अलावा जो हाइग्रोमीटर है इससे क्या किया जाता है? इससे आर्द्रता मापी जाती है। एनीमोमीटर आपको मैंने बता दिया। पायरोमीटर क्या होता है? तो याद रखिएगा जब कम टेम्परेचर को मापना होता है तो हम लोग थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। जब ज्यादा टेम्परेचर को मापना पड़े तो हम क्या करें? हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, ज्यादा टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। साइंस के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आपको यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि है आपका इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। पहले हमने क्या देखा? हमें एक्टिव से पैसिव बनाना था, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हमें पैसिव से एक्टिव बनाना है। तो क्या बनेगा? तो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि द वॉक वॉज डन बाई हिम। क्या सबसे पहले आपको चेक करना है कौन से टेंस में? अब वॉज में दिख रहा, तो वॉच किसका चेंज होगा? तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट जब चेंज होता है तो उसमें हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। जब बीइंग लगा होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में ही होता है, यानी इसको ये किसमें है? ये पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगाइए तो हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं। किसमें आपका करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले करिए ही, इसके बाद क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म लगती है ऑब्जेक्ट की, तो क्या हो जाएगा? डन का डिड। इसके अलावा जो आपका फिर क्या हो जाएगा? ही डिड। फिर क्या हो जाएगा? ही डिड द वर्क। सिंपल सा, ही डिड द वर्क। आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट हो जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। और अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन भरना है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका कौन सा? तो आपको ध्यान देना है, जो फॉन्ड होता है ना, जैसे फॉन्ड का मतलब क्या होता है? शौक। और शौक के साथ याद रखिए फॉन्ड के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? तो आप याद रखिएगा फॉन्ड के साथ हमेशा कौन सा यूज होगा? ऑफ हमेशा यूज होता है। तो सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसे म्यूजिक का शौक है, तो यहाँ पे ऑफ जो है इसका हो जाता है आंसर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन फिर से है, विच इज इनकरेक्ट इन दिस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन, यानी कि इसमें कौन सा सही है? पहला क्या है सर? वी है। वी क्या है? एज ए सब्जेक्ट हो गया। मैं पहले सेंटेंस को लिखता हूं, वी हैज, इसके बाद कंप्लीटेड, क्या हो गया? कंप्लीटेड। और फिर क्या है आपका? द वर्क। तो ये आपको दिख रहा होगा कौन सा टेंस है? तो आपको दिख रहा होगा ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आपको पता है कि जो वी होता है वो कैसा होता है? वी आपका प्लूरल है
और प्लूरल के साथ हैज नहीं लगता, इसके साथ क्या लगता है, हैव, जो कि यहाँ पे गलत था। तो वही पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट हो जाता है कि यहाँ पे हैज नहीं हैव रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें से स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी गलत है, यानी ब्यूटीफुल की मीनिंग कौन सी होती है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे और 4 ऑप्शन में से आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो आंसर है वो कौन सा सही है। तो आपको ध्यान देना है, इसमें सबसे ज्यादा जो सही आंसर है वो आपको अब यहाँ पे बताना है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान दीजिएगा कैसे इसको मैंने किया, और ध्यान दीजिए यही वाला ऑप्शन सेम आपका बी में भी है, तो आप बी का भी वही आंसर लिख सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से स्पेलिंग एरर का है, जो कि आपको पता है सक्सेसफुल की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, SUCCESSFUL, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी टोटल 5 होते हैं। तो हम आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है आपसे कि महाप्लस उत्सव में कौन सी संधि है, साथ में इसका संधि को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, महा प्लस उत्सव यानी कि यहाँ से आपका आ निकलेगा और यहाँ से आपका उ निकलेगा, और जब ये जुड़ता है तो याद रखिए वो हो जाता है आपका उ, यानी कि क्या बन जाएगा आपका महोत्सव। क्या बन जाएगा आपका महोत्सव। और ये कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान देना है, जब ओ जो दिखता है हमें तो वो कौन सी संधि होती है, आपकी गुण स्वर संधि होती है। तो आपको यहाँ पे संधि साथ में इसका जो जोड़ने के बाद क्या बना, महोत्सव। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, इसको आप लोग यहाँ पे आंसर कर लीजिए, जो कि आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि चतुर्भुज का समास क्या है। तो आपको यहाँ पे कई लोगों को ये लगेगा कि जो चतुर्भुज समास है वो है द्विगु समास, क्योंकि इसके अंदर इसके आगे 4 भुजाओं का समूह या फिर 4 भुजाओं का समूह, हाँ आप यही निकाल रहे होगे, बट वो आपका आंसर गलत है। याद रखिएगा कि 4 भुजाओं का समूह किसका होता है, 4 भुजाएं, तो आपको पता है ब्रह्मा की जो भुजाएं वो कितनी है, 4। तो यहाँ पे कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। और इसका समास विग्रह पूछा था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा, ये कौन है, ये ब्रह्मा है, और साथ में ये बहुब्रीहि समास आपका हो जाता है। कौन सा, बहुब्रीहि समास ये आपका हो जाता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। फिर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपसे 13 वाला पूछ रहा, जो सब कुछ जानता हो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, विद्वान कहते हैं, या फिर आपका बुद्धिमान कहते हैं, या फिर सर्वज्ञ कहते हैं, या ज्ञानी कहते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे व्यक्ति को सर्वज्ञ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शुद्ध शब्द चुनिए, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट क्या होता है आप इसको देखिएगा और इसका आंसर करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला स्वाधीन, दूसरा भी स्वाधीन, तीसरा भी स्वाधीनम, और चौथा जो है स्वाधीनता। इसमें से कौन सा सही है, तो आपको याद रखना है जो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा वो बिल्कुल सही है, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत है। क्योंकि स्वाधीन कैसे लिखते हैं, सिंपल सा स्व, फिर यहाँ पे दो धी पे बड़ी की मात्रा, और इसका मतलब क्या होता है, स्व प्लस अधीन। इसका मतलब क्या होता है, स्व प्लस अधीन। और स्व प्लस अधीन का मतलब जो खुद के अधीन हो, यानी कि जो खुद स्वतंत्र हो, फ्री हो, और उसका किसी दूसरे का उस पर कंट्रोल ना हो, उसको क्या बोलते हैं, स्वाधीन कहते हैं, स्वाधीन कहते हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। तो आप इसको याद रखिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल का पर्यायवाची नहीं है, कौन कौन सा, नीर, सलील, अंबर, वारी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारे ऑप्शन सेम सेम है, बट इसमें जो अंबर है वो जल का पर्यायवाची नहीं है, वो किसका है, आकाश का है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होता हुआ दिख जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था। मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल विभाजन है ये कब हुआ, 1905 में हुआ है। और इसको कौन करवाता है, तो याद रखिए उस टाइम जो व्यक्ति था उसका नाम था क्या, लॉर्ड कर्जन। क्यों हुआ, तो आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन चाहता था कि जो बंगाल है वो ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एक ऐसी कह सकता हूँ इस प्रकार से उभर रहे हैं कि वो आने वाले टाइम में राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेंगे और ब्रिटेन का यहाँ पे पतन कराने में मदद करेंगे। तो इसी को हिंदू मुस्लिम की एकता को विखंडित करने के लिए और भारत में ज्यादा लंबे समय तक राज्य करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक फूट डालो राज करो की नीति करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो मुसलमान है उनके लिए अलग से चुनाव होगा और हिंदुओं के लिए अलग से होगा। तो और फिर उनके लिए अलग निर्वाचित क्षेत्र भी बना दिया जाएगा।
तो यानी कि उनका मेन मोटिव क्या था कि फूट डालना और साथ में यहाँ पे राज करना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको ये चीजें ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रेस पर नियंत्रण कौन किया था? तो आप ध्यान दी, नियंत्रण का क्यों लगाया गया? तो मैंने आपको बताया ना कि 1919 में आपको रोलेक्ट एक्ट पास हुआ, जिसमें प्रेस पर नियंत्रण इसीलिए लगाया गया कि जो राष्ट्रवाद की भावना हो मतलब कि उग्र हो रही, यानी कि उत्पादित हो रही, उसको पूरे तरीके से दबा दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन बी में यहाँ पे दिखेगा कि राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब न्यूज़पेपर छपेंगे, जो रियल चीजें होंगी वो छपेंगी, तो लोग उसको पढ़ेंगे और जो ब्रिटेन है उसके बारे में जानेंगे, तो वो उसका विरोध करेंगे। इसीलिए वो क्या चाहते थे कि नियंत्रण हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, भारत में कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पे मैदान है, जिसमें मैंने आपको उत्तर भारत का मैदान बताया था, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल वाले कुछ पार्ट आते हैं। इनको उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है? मिट्टियां पूरी प्लेन होती है, उपजाऊ होती हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उपजाऊ होंगी तो खेती ज्यादा करेंगे, और जब खेती ज्यादा करेंगे तो वहां पे जनसंख्या भी आपकी ज्यादा रहेगी। तो ये आपको ध्यान देना है। तो कहाँ पाई जाती है? मैदान में, यानी कि उत्तरी मैदानों में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की नदियां हिमालय से क्यों निकलती हैं? क्योंकि भारत की वहां पे ऊंचाई ज्यादा है हिमालय की, या फिर हिमनद पाया जाता है यानी ग्लेशियर, वर्षा ज्यादा होती है, या फिर घाटियां। तो आपको पता है, मैंने हिमनद के बारे में बता रखा था कि सतोपंथ ग्लेशियर, साथ में गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये सब मैंने आपको बताया। तो याद रखिए, भारत के उत्तर हिमालय में ग्लेशियर ज्यादा पाए जाते हैं। जब वो पिघलते हैं तो उन नदियों का रूप ले लेते हैं, उत्तर भारत में आपकी प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है कि आपातकाल कौन घोषित करता है? इसको राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान देना है। और आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक। और ये आपातकाल कब भारत में घोषित होगा? याद रखिएगा, जब देश में तीन इसकी स्थितियां बने। पहला, देश के अंदर युद्ध हो या देश का किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा। दूसरा, कोई वित्तीय प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत आ जाए। तीसरा, जब भारत के जो सरकार है वो संविधान का सही तरीके से, संविधान के कानूनों को न चला पाए, उसका उल्लंघन करे, तो ऐसे में भारत में इमरजेंसी लागू हो जाती है। यहाँ पे आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? बोला कि इसमें से कौन सा विपरीत है, या फिर इनमें से कौन सा अलग है। तो कौन सा है? गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, प्लास्टिक है। तो आपको दिख रहा होगा तीन क्या है आपके? धातु है, ये प्लास्टिक, इसमें से डिफरेंस दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला डॉक्टर का जो रिलेशन अस्पताल से है, तो शिक्षक का किससे है? छात्र से है, विद्यालय से है, कक्षा से है, या फिर पुस्तक से है। तो आपको याद हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डॉक्टर अस्पताल में जाता है कार्य करने, ना मरीजों को तो देखता है, बट वो जाता कहाँ है? अस्पताल। उसी तरीके से शिक्षक कहाँ जाएगा? तो आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है? विद्यालय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, तो यही आपका सही हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपसे क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज से रिलेटेड है। कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। ये आपका 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, और ये कितना हो जाएगा? तो वही पूछ रहा। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई 3, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 3 जा कितना हो जाएगा? तो आपको पता है 243, यानी 243। आपको ध्यान देना है। और कैसे? 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, यानी कि लास्ट में 3 की पावर 4। तो आंसर आपका इस तरीके से भी आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा? बोल रहा कैसे? तो आपको दिख रहा होगा ए के बाद क्या दिख रहा है? डी, और डी के बाद क्या दिख रहा है? एच, एच के बाद एम, तो इसके बाद क्या आएगा? आपको दिख रहा होगा कि ए और डी के बीच कितने का गैप है? तो आपको दिख रहा होगा ये है आपका ए के बाद डी कितने पे आता है? 3 नंबर बाद, यानी कि कितने का? तो 3 जोड़ दिया गया है, तो ए के बाद डी पे पहुंच गए। डी के बाद जब आप एच पहुंचना चाहते हो तो 4 ऐड करना पड़ेगा। एच के बाद एम पहुंचना चाहते हो तो 5, और यही इस तरह एम में आप 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? NOPQRS। तो यहाँ पे जो आपका एस वाला ऑप्शन है वो सही हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर चलता है। मान लीजिए ये है उत्तर दिशा, ऊपर की तरफ 10 मीटर गया। इसके बाद क्या बोला? फिर
10 मीटर पूर्व, यानी इधर चला गया 10 मीटर। फिर क्या बोल रहा, 10 मीटर दक्षिण, सर दक्षिण आ गया 10 मीटर। फिर क्या बोल रहा, वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यहाँ पहुंच गया। प्रारंभिक बिंदु कौन सा, यही वाला हो गया, यानी कि 10 मीटर इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि यही वाला इसके बराबर हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाता है। तो लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब आज का जो करंट अफेयर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा पद्म अवार्ड के बारे में बताता हूँ। याद रखिएगा, जो पद्म अवार्ड होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जो कि देश में 26 जनवरी के दिन बांटे जाते हैं नागरिकों को। जो नागरिक बढ़िया काम करता है उसके लिए राष्ट्रपति देते हैं। तो पद्म अवार्ड आपके 3 प्रकार के होते हैं। पद्म विभूषण, कौन सा, पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पद्म भूषण, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं पद्मश्री। ये आपको ध्यान देना है। 26 जनवरी 2026 को बांटे गए। तो याद रखिएगा, पद्म विभूषण में कितने लोगों को दिया गया, तो 5 लोगों को। पद्म भूषण में याद रखिएगा 13 लोगों को, और इसमें आपको 113, ये आपको ध्यान देना है। तो क्या पूछ रहा कि पद्म अवार्ड 2026 में पद्म भूषण कितने के विजेता कितने रहे, पद्म भूषण पूछ रहा, तो आपको दिख रहा होगा 13। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पद्म भूषण 2026 के प्राप्त करता है, यानी किसने प्राप्त किया। क्या धर्मेंद्र, जिनकी डेथ हो गई, जो एक्टर रहे, या फिर अलका याग्निक जो गायक है, रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर है, हरमनप्रीत कौर जो कि वोमेन्स क्रिकेटर है और इंडिया की। तो इसमें से किन्होंने पाया, तो आपको पता होना चाहिए, ये जो अलका याग्निक है, जो गायिका है, इन्होंने यहाँ पे 2026 में पद्म भूषण प्राप्त किया, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बोला कि पद्म भूषण 2026 किस क्षेत्र के लिए गया, अलका को किस क्षेत्र में, तो मैंने आपको बताया ये संगीत में गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या है, पद्म विभूषण 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को मिला, तो पद्म विभूषण पूछ रहा। तो जो कि मैंने आपको बताया, ये आपको 5 लोगों को दिया गया। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2026 में मरने के बाद मिला, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, तो किसको मिला था। तो आपको पता है इसमें जो मरने वाले हैं वो है धर्मेंद्र, जो कि एक प्रकार के एक्टर थे। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया मरने के बाद भी। इसके बाद हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बोला हिमाचल प्रदेश की जो राज्य है, वो वहां की जो राजकीय भाषा है वो क्या है, तो आपको पता होगा कि वहां की जो राजकीय भाषा है वो क्या होती है। तो आप ध्यान दीजिए, ये होती है आपकी हिंदी। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा की सीटें हैं। मैंने आपको विधानसभा के बारे में बता रखा था कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो याद रखिएगा, विधानसभा में टोटल आपकी 68 सीटें हैं, और जबकि लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में टोटल आपकी 4 सीटें हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, और अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, क्या पूछ रहा, ध्यान से पढ़िएगा, हिमाचल प्रदेश में किस उद्योग का मुख्यतः ज्यादा आपका क्या किया जाता है, योगदान है व्यापार में। तो आपको ध्यान देना है किसमें ज्यादा है, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा इसमें जो है लघु उद्योग और जो हाथों से बने काम होते हैं, इसका ज्यादा यहाँ पे है। सबसे ज्यादा यहाँ पे सेब उगाने का काम किया जाता है, जिसमें सबसे फेमस है आपका शिमला। तो ये भी आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो आपको पता है यूनेस्को में कई प्रकार की जो विश्व की धरोहरें हैं उनको शामिल किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क किया गया है, तो आपको याद रखना है जो इसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसको शामिल किया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपके कह सकते हैं कि पहाड़ है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। उन सारे दृश्यों को देख करके इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो याद रखिए इसको 2014 में। और एक किस किस जगह पाया जाता है, तो ये आपका कल्लू, आपने इसको सुना होगा, जो जगह है वहीं पे पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है, हिमाचल प्रदेश में प्रमुख त्योहार कौन सा है, आपका लोहड़ी है, होली है, दिवाली है, या फिर कुल्लू का दशहरा है। तो याद रखिएगा जो कुल्लू में मनाया जाने वाला दशहरा है वो वहाँ का फेवरेट त्योहार है, प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो इस तरीके से आपके जो 35 क्वेश्चन थे, जिसमें अलग अलग टाइप से सब चीजें थी, हिंदी, इंग्लिश, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, साइंस, सब चीजों को मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को करा दिया। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ये आपका
यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आपका जो 35 क्वेश्चन वाली सीरीज है, इसमें ये आज का वीडियो हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको आगे ही ऐसी चीज़ों को प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इन चीज़ों को और भी आगे आपको जब प्रोवाइड करें तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाए। इसके अलावा अगर आप को इस एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को, बातों को रखिए, ताकि हम इन चीज़ों को ध्यान से देखें। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रखिएगा।